अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर मार्ड्स में आज हम न्यूज़ विद मैप में 4 टॉप न्यूज़ जो है दुनिया से, वर्ल्ड से, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो 4 न्यूज़ है हमारे पास, पहली है पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान के हवाले से जो रिसेंटली रिपोर्ट आउट हुई है कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार दिए हैं। दूसरी जो हमारे पास न्यूज़ है वो हमें इंडिया और कनाडा के रिलेशंस जो खट्टे हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तीसरा सऊदी अरब से न्यूज़ है, सऊदी अरब और इजराइल के जो रिलेशनशिप है। एंड लास्ट में अफ्रीका से हम देखेंगे एक न्यूज़, नाइजर, माली एंड बुर्किना फासो का एक मिलिट्री अलायंस बना, उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ जो हमारे पास वो है पाकिस्तान से। ठीक है, पाकिस्तान से क्या न्यूज़ है? पाकिस्तान को बेसिकली एक रिपोर्ट अमेरिका के थिंक टैंक ने आउट की है कि पाकिस्तान ने बेसिकली क्या किया है, आईएमएफ का जो लोन था, जो 1.2 बिलियन का सैंक्शन हुआ था, वो इस शर्त के बदले दिया था कि पाकिस्तान जो है वो यूक्रेन को हथियार सप्लाई करेगा। आपको पता है यूक्रेन और रशिया की जंग चली हुई है और यहाँ से अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ये प्रॉमिस किया था कि अगर पाकिस्तान हथियार जो है वो यूक्रेन को देता है तो फिर वो आईएमएफ का जो बेल आउट पैकेज है उसको वो सैंक्शन करवा देंगे। इन एडिशन टू दैट 9 मिलियन का इनकी डील हुई है। अलबत्ता पाकिस्तान ने इस डील को ना आउटराइटली यानी मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया और कहा है जी ऐसी कोई बात नहीं है, और पाकिस्तान ने इस को बेसलेस एलिगेशन कह दिया है। तो इसके बारे में देखते हैं क्या सीन है। अब दिस इज़ इंटरेस्टिंग कि पाकिस्तान के बारे में बार बार ये इल्ज़ाम लगते हैं, पहले भी इल्ज़ाम लगे हैं कि पाकिस्तान जो है वो यूक्रेन को हथियार सप्लाई करता है। तो उसकी वजह यह है कि यूक्रेन, आपको पता होगा, 1991 में यूएसएसआर का पार्ट था। तो 1991 में ये जो यूक्रेन है, बेलारूस है एंड नीचे ये आपके सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, ठीक है, ये सारे बेसिकली पार्ट थे यूएसएसआर के, कंबाइंड यूएसएसआर के। एंड और रशिया, जो आज का रशिया है, ये सारे मिला के तकरीबन 14 के करीब ममालिक बनते हैं। फिर क्या हुआ जी कि यूक्रेन जब अलहदा हुआ तो फिर इनके पास जो मिलिट्री खेप थी ना, मिलिट्री के जो वेपन थे वो रशियन बेस्ड थे। तो आज भी जो यूक्रेन हथियार इस्तेमाल करता है वो रशियन बेस है। तो पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक है, इनके जो हथियार हैं वो रशियन बेस्ड भी हैं और अमेरिकन बेस्ड भी हैं। तो अमेरिका ये पाकिस्तान पर स्ट्रेस डालता है कि पाकिस्तान जो है वो यूक्रेन को रशियन बेस्ड जो हथियार है वो सप्लाई करे ताकि यूक्रेन उनको आसानी के साथ इस्तेमाल करे, क्योंकि यूक्रेन के जो फौजी हैं वो तो अमेरिकन बेस्ड जो हथियार है उनको इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग मुख्तलिफ तरीके से है। अच्छा, ये दिस वाज द फर्स्ट न्यूज़। जो दूसरी न्यूज़ हमारे पास आती है वो इंडिया और कनाडा का जो रिलेशन है उसके बारे में है। आपको पता होगा आजकल इंडिया और कनाडा के रिलेशंस बड़े टेंशन में जा रहे हैं और उसकी वजह जो है वो एज ओल्ड है। यानी एज ओल्ड से मुराद ये है कि ये आज की नहीं, ये बड़े ज़माने से है कि इंडिया और कनाडा में मसाइल चलते रहते हैं। उसकी वजह यह है कि कनाडा में जो आफ्टर कैनेडियन शहरियों के दूसरी सबसे बड़ी जो एथनिसिटी है ना वो है पंजाबीज़ की। अब इंडिया में आपको पता होगा ये जो पंजाब है यहाँ पे खालिस्तान की मूवमेंट वो एक्टिव है। अब ये जो खालिस्तानी इंसर्जेंट्स हैं ना ये बेसिकली ऑपरेट करते हैं फ्रॉम कनाडा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी है पंजाबी लोगों की, यानी पर्टिकुलरली पंजाबी सिखों की। तो इस टाइम क्या हुआ है कि जो इंडिया है वो और कनाडा, इसके दोनों का रिलेशन कोई इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कुछ ही दिनों पहले की थी G20 में। अब यहाँ पे मसला ये हुआ कि जो कनाडा का वज़ीर-ए-आज़म है जस्टिन ट्रूडो, उसने विज़िट किया इंडिया को। जब इसने G20 में इंडिया को विज़िट किया तो वहाँ पे इसके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया गया। वहाँ पे यानी कि इसको रिसेप्शन पे भी कोई जूनियर किस्म का कोई ब्यूरोक्रेट लेने आया हुआ था। ठीक है, अब एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है, उसकी तज़हीक है ये कि कोई जूनियर ब्यूरोक्रेट उसको रिसीव करने आए। तो इस सारे मामले में फिर जब वो अपना जस्टिन ट्रूडो इंडिया से वापस गया ना, ठीक है, एक तो उसने पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को उसने कर दिया, कैंसिल कर दिया कि हम लोग इस बारे में बात नहीं करेंगे। दूसरा, आज ही न्यूज़ जो आई है वो ये है कि उसने इंडियन डिप्लोमेट जो हैं, वहाँ पे एम्बेसडर हैं जो इंडियन एम्बेसी में, उनको एक्सपेल कर दिया कि वो हमारे मुल्क से निकल जाएँ, और तकरीबन 5 दिन का उन्होंने टाइम दिया है। अब इस रिएक्शन में इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने भी जो कैनेडियन डिप्लोमेट था उसको एक क्या कहते हैं टारगेट टाइम दे दिया कि उसने भी वापस अपने मुल्क चले जाना है कनाडा में। तो ये टेंशन जो है वो देखते हैं कि क्या होता है। अब मैं आपको बताऊं, इसमें पाकिस्तान के लिए बड़ा गोल्डन चांस है कि पाकिस्तान कनाडा से अपने
ताल्लुकात और रिश्ते बढ़ाए। उसकी वजह क्या है कि कनाडा जो है वो G7 का भी एक रुकन है और G20 का भी। तो इस लिहाज से कनाडा जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक एंड जो हमारी दूसरी सिक्योरिटी के हवाले से ज़रूरियात है उसको पूरा करने में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। और इसकी एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो 2010 में पाकिस्तान जो है वो फ्रांस के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे पाकिस्तान के। इवन के इतने अच्छे थे कि पाकिस्तान और फ्रांस ने जॉइंट इकोनॉमिक कमेटी बना रही थी, यानी कि इतनी मिनिस्टर लेवल पे ये कमेटी थी। लेकिन फिर 2010 से लेकर 2020 तक पाकिस्तान और फ्रांस के ताल्लुकात बड़े ख़राब होना शुरू हो गए और इसका भरपूर फ़ायदा उठाया इंडिया ने। और इंडिया ने आज के दौर में इंडिया और फ्रांस जो है वो सिक्योरिटी में सबसे बड़े पार्टनर है। ठीक है, राफेल जो तैयारे थे वो भी इंडिया ने कहाँ से खरीदे थे? फ्रांस से खरीदे थे। तो पाकिस्तान इस तरह इंडिया को यानी कि ये जो कनाडा है इसके साथ कोऑर्डिनेशन कर सकता है इस टाइम पे, क्योंकि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अगर इस तरह के डिज़ाइन हो तो दैट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। जो हमारे पास तीसरी न्यूज़ आती है वो आती है जी सऊदी अरब से। सऊदी अरब जो है अपना ये वाला सऊदी अरब है यहाँ पे, ठीक है, मिडल ईस्ट में। तो सऊदी अरब ने क्या किया जी? सऊदी अरब ने बेसिकली यूएस को एक पैगाम पहुँचाया है कि हम लोग ये यहाँ पे सऊदी अरब ने यूएस को एक पैगाम पहुँचाया कि हम लोग इज़राइल को फ़िलहाल किसी सूरत में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपको पता होगा कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि इज़राइल का एक डेलीगेशन सऊदी अरब में आया हुआ था। तो उसी असना में ये फैलने लगी थी अफवाहें कि सऊदी अरब ने इज़राइल को एक्सेप्ट करना शुरू कर दी है। बट सऊदी अरब ने फॉर्मली तौर पे यूएस को ये मुतला कर दी है या इन्फॉर्मेशन दे दी है कि दे आर नॉट गोना टू एक्सेप्ट इज़राइल एट एनी कॉस्ट। अब उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि इज़राइल के जो सऊदी अरब है इसके पास पैसा तो बहुत है। अब अमेरिका क्या ऑफ़र कर सकता है मिडल ईस्ट में? पैसा। अब सऊदी अरब को पैसे की ज़रूरत नहीं है, इसको ज़रूरत है लीडरशिप। तो सऊदी अरब अगर इज़राइल को एक्सेप्ट करता है यहाँ पे, ठीक है, तो फिर क्या करेगा? ईरान इसकी जगह मुस्लिम उम्मा को फ़लस्तीन के मामले में लीड करेगा। तो सऊदी अरब डेफिनेटली डज़ नॉट वांट कि ईरान किसी भी मामले में लीड करे। तो इस वजह से सऊदी अरब जो है उसने फॉर्मली मुतला कर दी है कि वो यूएस को इंफॉर्मेशन दे दी है दैट कि हम लोग इज़राइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब इसमें ना एक और जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट है। अगर आपको याद हो G20 के जब इजलास हुआ था तब एक IMEC का मुआहदा हुआ था, यानी इंडिया, UAE, सऊदी अरब, फिर जॉर्डन से इज़राइल एंड देन ग्रीस, यानी कि IMEC से मुराद जो इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। अब यहाँ पे इज़राइल और सऊदी अरब के जो रिश्ते हैं उनका अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अब सऊदी अरब ने चूँकि फॉर्मली कह दिया यूएस को कि हम लोग इज़राइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये एक इम्पोर्टेंट टर्न है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में जो कि अमेरिका ने प्रपोज किया था इन G20 और जिसका MOU साइन हुआ था। दिस प्रोजेक्ट वाज एक्चुअली टू एंटागोनाइज द BRI प्रोजेक्ट ऑफ चाइना एंड CPEC ऑफ पाकिस्तान। तो ये अब हम थोड़े दिन पहले तो हम यही चीज़ें कर रहे थे, यानी कि डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आज देखें IMEC को जो टोटली कर दिया इन्होंने ख़राब। अब इसके लिए आप मेरी वीडियो G20 वाली देखें, उसमें मैंने बड़ी डिटेल से इसको डिस्कस किया हुआ, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। अच्छा, लास्ट जो हमारे पास न्यूज़ आती है वो अफ्रीका से आती है। अफ्रीका में आपको पता है नाइजर में वो हो गया था, कूप हो गया था, ठीक है। उसके बाद गैबून में भी आपको मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया था। माली में पहले ही टेक ओवर किया हुआ, बुर्किना फासो में भी इस टाइम डिक्टेटरशिप है। तो ये जो नाइजर, बुर्किना फासो और माली है, इन्होंने आपस में एक नेटो टाइप मिलिट्री अलायंस बना लिया। नेटो टाइप ना मिलिट्री अलायंस। अब ये इस मिलिट्री अलायंस का क्या मकसद है कि अगर कोई भी हमलावर जो है वो माली पे, नाइजर पे या बुर्किना फासो किसी भी मुल्क पे हमला करता है तो इन तमाम ममालिक पे हमला समझा जाएगा। अब इन तमाम ममालिक पे अगर हमला समझा जाएगा तो ये तीनों ममालिक इकट्ठे डिफेंस करेंगे। अब यहाँ पे हमने काफ़ी डिस्कस किया था इकोवास के बारे में, ठीक है, इकोनॉमिक कमेटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स, इकोवास, ठीक है। तो ये जो इकोवास की मिलिट्री जो थी उसने नाइजर पे हमले करने का सोचा था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्ट। तो अब ये तो इकोवास का जो मंसूबा है, पहले तो उन्हें सिर्फ नाइजर को काउंटर करना था, लेकिन अब उनको तीन ममालिक जो है माली, बुर्किना फासो और नाइजर को काउंटर करना है। इसके अलावा जो है अपना मज़ीद जो है गाना में भी खबरें आ रही है, यहाँ पे भी मिलिट्री जो है
वो चार्ज करने के मूड में है, तो देखते हैं क्या बनता है। तो दैट वाज होल द न्यूज़ फ्रॉम टुडे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।